हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2024 आ चुकी है, उसी को करेंट अफेयर्स रेगुलर वीडियो आने वाले हैं इसके। तो उसी में आज हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य नेशनल जो कंटेंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। और इसका देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो इसका बेस्ट यूज़ सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप कैसे इसको ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं वीडियो का। तो आप साथ में इसको बुक को भी पढ़ते रहें, ये बुक ले लें मार्केट से, इसको पढ़ते रहें और साथ में रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देखें, या तो वीडियो देख लें पहले फिर रिवीजन के तौर पे बुक भी पढ़ सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट सिनेरियो होगा यूज के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाभ आपको इसी से मिलेगा। आप क्विकली 2 बार इस बुक, कम से कम 3 बार तो आपको करंट के लिए पढ़ना ही है, 3 बार या तो वीडियो देखनी है। लेकिन अगर पढ़ के वीडियो देख लेते हैं या फिर वीडियो देख के पढ़ लेते हैं तो आपका क्विकली 2 बार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा आपके मेमोरी में सेटल होने के लिए कुछ टॉपिक्स को, मतलब कुछ कंटेंट को, ठीक है। इसलिए आपका सबसे बेस्ट होगा कि आप वीडियो देखें और उसकी एक रिवीजन रीडिंग भी ज़रूर कर लें। तो राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करते हैं। चलिए सीधे वीडियो पे आते हैं। जो भी फ्रेंड्स पहली बार आए हैं चैनल पे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीएस नाउ 101। और दूसरा है टेलीग्राम ग्रुप, जो लिंक मिल जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ या फिर इन्फॉर्मेशन पिक्स जो होते हैं वो ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला टॉपिक क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आ चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम घोषित किया है, ध्यान रखिएगा। यूपी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसके हिसाब से देखते हैं तो 88 गंगा किनारे बसे शहरों का इसमें शामिल किया गया, 88, ठीक है। ये 8th संस्करण, 8वां संस्करण था और विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। अर्बन सैनिटरी का सबसे बड़ा सैनिटेशन का सबसे बड़ा सर्वे ये है विश्व का, ठीक है। इसमें रैंकिंग जो आई है, इंदौर फिर से फर्स्ट रैंकिंग पे आया है, 7वीं बार ये फर्स्ट रैंकिंग पे आ रहा है लगातार। पिछले 6 बार पहले हो चुका है, 7वीं बार इसने सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। इस बार ये नया चीज़ ज़रूर हुआ है कि इंदौर के साथ साथ सूरत, जो कि गुजरात में है, उसको भी प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। तो जैसे कि क्रम में अगर पूछे या फिर 2-3 ऑप्शन देना चाहे तो दे सकता है इसको सूरत के साथ जोड़ के, ठीक है। 1 लाख से जनसंख्या से ऊपर वाले ये सारे ध्यान रखिएगा शहर हैं। 1 लाख से जनसंख्या से अगर कम जनसंख्या है तो उसमें है सासवड़, महाराष्ट्र का शहर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वच्छता के लिए रैंकिंग मिली है नंबर 1 में। शीर्ष 5 राज्य स्वच्छता में कौन कौन से रहे हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। आप 2 लोगों को कम से कम तो याद अच्छे से रखिएगा, महाराष्ट्र और एमपी को ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र और एमपी पहले और दूसरे स्थान पे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो 9वें स्थान पे है, ठीक है। गंगा शहर के 5 शहरों, गंगा किनारे जो 5 शहर हैं टॉप, उनको देख लेते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, पर वाराणसी पहले पे, प्रयागराज दूसरे पर, फिर बिजनौर, फिर हरिद्वार और फिर कन्नौज। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉप 5 में से 4 यूपी के हैं, ठीक है, और उत्तराखंड का एक है हरिद्वार। मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी, महू कंटोनमेंट को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, ठीक है। अब 1 लाख से जनसंख्या, यूपी में सबसे बेस्ट कौन सा सिटी है जिसने परफॉर्मेंस दिया है? तो वह है नोएडा, ठीक है। नोएडा नंबर 1 पे है और टॉप 20 शहरों में 14वें स्थान पे आता है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं कौन कौन से, गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां, लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां, प्रयागराज को 71वां स्थान मिला हुआ है। ये बहुत खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए अच्छा फैक्ट है, चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित
शहर को घोषित किया गया है। चंडीगढ़ को किस लेवल में किया गया? सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर, यानी कि वहाँ पे सफाई मित्रों के लिए ज़्यादा सुविधाएं बेहतर हैं अन्य जगहों की अपेक्षा। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों के 5 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत, स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत। इसके अलावा पुरस्कार समारोह में वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत एंथम का भी विमोचन किया गया। इसका शीर्षक क्या है? नया संकल्प नया प्रकल्प। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इसके गीतकार कौन है? कैलाश खेर है। तो इसका एंथम क्या है जो 2024 के लिए है? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, कैलाश खेर द्वारा गाया गया है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, पीएम जनमन। ये क्या चीज़ है? ये अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रोग्राम है। इसको पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या क्या है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है? 10.45। इसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवास करने वाले 75 समुदायों, ये सब ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूँ, ये जनमन से पूरा सा जुड़ा हुआ है, को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण 2023-24 में विशेष रूप से संवेदनशील इन जनजातियों की सामाजिक आर्थिक सुधारने के लिए PMPVTG विकास मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 रुपये करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई थी। अब इसमें आ जाते हैं सीधे क्या टॉपिक फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान रखना है। आपने ध्यान एक चीज़ दे लिया होगा कि 18 राज्य हैं, ठीक है, जिस यूटी और स्टेट मिला के 75 समुदाय हैं, ठीक है, जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में घोषित किया गया था। 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन, ठीक है, इसका क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की 15 नवंबर 2023 को। पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य क्या है? विशेष रूप से संवेदनशील उन 75, जिनकी बात अभी ऊपर की जा चुकी है, जनजाति समूहों का विकास करना जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल इन मिशन के लिए वर्ष 23-24 से लेके 25-26 तक 24,104 करोड़ रुपए कुल परिव्यय की मंजूरी की है। यह मिशन केंद्रीय जनजाति मंत्रालय सहित केंद्रीय जनजाति मंत्रालय, कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, कौन से 11 महत्वपूर्ण हैं उसमें महत्वपूर्ण देख लीजिए क्या है? पक्का घर, सड़क, कनेक्टिविटी, पाइपलाइन, जलापूर्ति आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। ध्यान रखिएगा 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे ये केंद्रित है। टोटल 9 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और 75 जनजाति संवेदनशील समूह हैं, ठीक है। अब ये इतना चीज़ें हैं इसमें। इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को नोडल एवं समन्वय मंत्रालय बनाया गया है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को नोडल एवं समन्वय मंत्रालय यानी कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री बनाया गया है, जबकि अन्य 8 मंत्रालय अपने क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई पहलों को लागू करेंगे। यानी कि अगर सड़क कनेक्टिविटी का मामला है तो सड़क जो भी निर्माण विभाग होगा वो ध्यान देगा, जलापूर्ति वाला जल वाला देगा,
अन्य चीज़ें हैं, लेकिन जो नोडल अधिकारी है वो हमारा केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय है। इस मिशन से देश में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये चीज़ देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फिर क्या है। इस मिशन से देश के 18 राज्यों अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को पीवीटीजी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार होगा, जो हम लोगों ने अभी बात की थी। पीवीटीजी क्या है आप लोग ध्यान है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि टीजी जो है बहुल, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि जो छूटे हुए कार्यक्रम उसमें इनको इन्वॉल्व करें, सारी जो छूट गए हैं उनको देना है, यानी कि सभी सरकारी योजनाओं के 100% 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह प्रारंभ किया गया है। ठीक है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय पीएम जनमन के तहत एक सूचना शिक्षा एवं संचार IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अभियान की भी शुरुआत की है। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इससे मुझे लगता है प्रश्न जरूर आना चाहिए। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क भी कर दे रहा हूँ। अगर इससे नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइज़र से संबंधित है, तो मैं अभी चलिए बताता हूँ। नमो ड्रोन दीदी योजना, उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है देश? भारत। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फास्फेटिक एवं पोटाश खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे आयातक भी है, यानी सेकेंड प्रोड्यूसर भी है सबसे बड़ा वर्ल्ड में, और सेकेंड इंपोर्टर भी है वर्ल्ड में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले आप लोगों के लिए है। ये उर्वरकों पर निर्भरता दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों को पुनरुद्धार के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इकाइयां स्थापना करना प्रोत्साहित किया है। अल्टरनेट फर्टिलाइजर के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दिया है। इसी क्रम में आप लोगों ने बहुत बार ये इधर भी आया होगा, तरल नैनो उर्वरक, लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर का भी विकास हुआ है, जो बहुत कम मात्रा में ज़्यादा दूर कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है, तो ज़्यादा उसे छिड़काव किया जा सकता है। नैनो यूरिया या नैनो डैप जैसे अन्य तरल उर्वरकों के खेत में छिड़काव के लिए कुशल प्रणाली का विकास किया गया है, यानी जो लिक्विड ये जो उर्वरक बनाए गए हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बने हुए हैं, इनको छिड़काव कैसे करेंगे, तो उनके लिए इसके लिए विकसित किया गया है कि हम लोग ड्रोन का यूज करें, और इस ड्रोन को यूज करने के लिए ही आगे आती हैं सहायता समूह की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की। कैसे देखते हैं इसमें, ड्रोन प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव का प्रणाली स्वचालित हो गई है। इसमें क्या हुआ है कि 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना की मंजूरी दी। ये हटा दीजिए आप, मंजूरी वाला। 30 नवंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। यह पूरी तरह से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, इस योजना हेतु 2024-25 से लेकर 25-26 की अवधि तक के लिए 1261 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेगी। ठीक है, और ये ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों के किराए पर दिया जाएगा, यानी कि ड्रोन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको
ड्रोन दिया जाएगा और ड्रोन ये क्या करेंगे, महिलाएं क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की इसको किराए पे उपलब्ध कराएंगी किसानों को ज़रूरत के अनुसार। ठीक है। ड्रोनों के उपयोग किसानों द्वारा खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियां उपलब्ध कराएंगी। शेष 14,500 केंद्र द्वारा सहायता के थ्रू उपलब्ध कराया जाएगा। एक ड्रोन की लागत लगभग 10 लाख रुपए आएगी सभी एसेसरीज मिला के, जिसमें से 80% यानी कि 10 लाख का है तो 8 लाख तक मैक्सिमम केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध होगी। स्वयं सहायता समूह यानी 2 लाख रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को खर्चना होगा इस पे। ठीक है। इसके अलावा और सारी वित्तीय सहायता मिल जाएगी। ये मिलने के बाद अपना वो किसानों को किराए पे देंगी और उससे लाभ वो कमाएंगी, उनका जो ग्रुप है वो लाभ कमाएगा। और कैसे चलाएंगे इसके लिए क्या क्या किया गया कि एक एक सदस्य को प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूह जो 15,000 हैं चयनित, उसमें से एक एक सदस्य को ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि एक अन्य सदस्य को टेक्नीशियन के रूप में भी उनको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा कि ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करने उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। ठीक है। ये घोषणा कब हुई थी इसका ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 में, उनको हम लोग देख लेते हैं। इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अनुच्छेदों को देख सकते हैं एक बार, 172(1), 324 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ये इसके इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन जुड़ा हुआ है, इसको देख सकते हैं। इसमें किन किन राज्यों में हुआ है पहले ये ध्यान दे लीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। अब इसमें देखिए क्या प्रश्न बन सकता है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना कम है कि यहाँ के सीएम कौन नियुक्त हुए या कौन सी पार्टी हुई है, फिर भी हम लोग सीएम को देख लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है क्या चीज़ से, तो किस राज्य में कितनी सीटें। ये मैंने कल ग्रुप पे भी डाला हुआ था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने इस चीज़ को मेंशन एक जगह इकट्ठा करके डाला हुआ है। और थोड़ा टफ बनाना होगा तो होता नहीं अमूमन, लेकिन ये पूछ सकता है कि प्रतिशतता के क्रम में व्यवस्थित करने को भी पूछा जा सकता है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहले कितनी सीटें हैं, तो 90 सीटें टोटल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट हैं। यहाँ के विधानसभा चुनाव में चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया था। ठीक है। टोटल मतदान कितना हुआ, 76.31% हुआ है यहाँ पे मतदान। यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और ये बीजेपी से हैं, ध्यान रखिएगा। बीजेपी ने यहाँ जीत की है, लेकिन पूछने की संभावना बहुत न के बराबर, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बीजेपी यहाँ पे जीता हुआ है। ठीक है। विष्णुदेव साय विधानसभा कुनकुरी से आते हैं, निर्वाचित हुए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा यही है, 90 सीटें विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में है। एमपी में देख लेते हैं क्या है। एमपी में 230 सीटें हैं, 230 सीट्स हैं यहाँ पे। 77.15% यहाँ पे वोटिंग हुई है। भोपाल मोहन यादव को यहाँ पे सीएम बनाया गया है। ये उज्जैन दक्षिणी से
विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अब मिजोरम में टोटल कितनी सीटें हैं? तो मिजोरम में टोटल 40 सीटें हैं। यहाँ पे 80.66% यहाँ पे वोटिंग हुई है। यहाँ पे ये जरूर मिजोरम से क्वेश्चन बनाने लायक ज़्यादा है। अगर प्रश्न बनाना भी होगा विधानसभा चुनाव से तो मुझे लगता है मिजोरम से बनाना उसको ज़्यादा इजी होगा प्रश्न बनाना, तो इसलिए इसको ज़रा ठीक से हम लोग देखेंगे। जोरम पीपुल्स मूवमेंट में बहुमत प्राप्त किया है। इस दल ने पहली बार मान्यता प्राप्त राजनीतिक रूप से भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, जोरम पीपुल मूवमेंट ने इस यहाँ पे जेपीएम ने यहाँ पे जीत दर्ज की है और पहली बार इनको मान्यता मिली थी राजनीतिक दल की। ठीक है, वर्ष 2019 में जेपीएम को एक क्षेत्रीय दल की रीजनल पार्टी का मान्यता मिली है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से जीएस का एक प्रश्न जरूर बन सकता है। अगर बनाना चाहेगा करंट से जुड़ा हुआ जीएस का जैसे प्रश्न बनता है तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्टी, भाई कई बार पहले भी आया हुआ है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनाने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक फ़ोटो को भी नोट्स का डाल दूंगा जिससे आप लोग ईजिली इसको रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से जीएस से एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बन सकता है। मैं यहाँ पे जीएस लिख भी देता हूँ कि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अच्छा देखिए वो क्या ना पिछला जो अभी मैंने बताया था उर्वरक वाला, उसमें भी एक जीएस का क्वेश्चन है, मैं उसको अभी बताता हूँ ये पूरा खत्म होने के बाद। तो जीएस से ये क्वेश्चन नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का पूछ सकता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि क्या क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, और इधर बीच पिछले 2023 में कुछ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का छीना और मिला भी है, तो वो भी देख लीजिए। नेशनल पार्टी का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो किन किन लोग कौन कौन सी नेशनल पार्टियां हैं इस समय। 1972 में मिजोरम विधानसभा गठन के बाद यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला चुनाव विधानसभा सदस्य विधायक रूप में निर्वाचित हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 निर्वाचित हुई हैं महिलाएं। पीएम किसको बनाया गया है? तो लाल दुहोमा को सीएम बनाया गया है, माफ़ कीजिएगा, पीएम नहीं सीएम बनाया गया है। पिछले 40 वर्षों में प्रथम अवसर है कि मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लाल दुहोमा इम्पोर्टेंट है। ये पहले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, आईपीएस अधिकारी रहे हैं। शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। पहले मतलब कि लोकसभा सदस्य रहे मिजोरम से। 1988 में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद भी थे ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ से है। अगर प्रश्न बनाना होगा तो इससे ज़रूर बनाना चाहिए। अब राजस्थान चुनाव का देख लेते हैं। यहाँ पे कितनी विधानसभा में? कुल 200 सीटें हैं। ठीक है, राजस्थान में 74.62% यहाँ पे टोटल वोटिंग हुई है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बनाया गया है और यह पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और सीएम भी सीधे बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेम नंदन बैरवा को उप सीएम या उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तेलंगाना का देख लेते हैं। तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं। 71.34% यहाँ पे मतदान हुआ है और अनुमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है,
ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं, दूसरा ही अभी तेलंगाना बनने के बाद। और मल्लू भट्टी विक्रमार्क ये जरूरी नहीं है, ये बने हुए हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के सीएम। अब आ जाते हैं जरा उर्वरकों पे। एक चीज मैं बता रहा था वो मैं भूल गया हूँ। जीएस में यहाँ पे प्रश्न उर्वरकों वाला जो बना हुआ था, ड्रोन दीदी वाला मैंने बताया आपको, नमो ड्रोन दीदी योजना, इसमें जीएस से प्रश्न बनाना होगा तो उर्वरकों से ही क्वेश्चन बनाएगा कि एनपीके का बहुत बार ये पूछा हुआ है। एनपीके जो एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन का इनका रेशियो क्या होता है आइडियल, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है। तो 4:2:1 आप हाफ करते जाइएगा, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का उर्वरकों का आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए छिड़काव में खेतों में, तो ये होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी इससे ज़्यादा और क्या, और इससे ज़्यादा ही छिड़काव होता रहता है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा 4:1 का रेशियो माना जाता है, और ये जीएस में कई बार पूछ चुका है। अब बात करें कि ये प्रतिशत का क्रम क्या होगा, तो एक बार मैं आप लोगों को यहीं पे लिख के देता हूँ कि क्रम क्या होना चाहिए अगर इससे प्रश्न बनाता है तो क्रम वैसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या होगा क्रम। प्रतिशत देखिए सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पे हो, तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में वोटिंग हुई है। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो एमपी में हुई है। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में हुई है। और फोर्थ में देखेंगे तो राजस्थान, और फिफ्थ में आपका तेलंगाना। तो ये क्रम है, बहुत कम संभावना है, लेकिन ध्यान रखिएगा मिजोरम एमपी एम से शुरू हो रहा है, ध्यान रखने के लिए MMCR, ठीक है। MM से शुरू हो रहा है क्रम, उसके बाद आप बना लेंगे। तेलंगाना में सबसे कम, मिजोरम में सबसे ज़्यादा। तो आज के लिए बस ये रहने देते हैं यहीं तक वीडियो। कल फिर हम लोग नए वीडियो से मिलेंगे। इसी में आगे हम लोग इसको मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 12 वीडियो में पूरी बुक को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें जो भी फ्रेंड्स नहीं आए, और कुछ इसमें कमी आपको लग रही हो तो ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई है, क्या आपको इसमें आवश्यकता है और अन्य किसी चीज़ों की। मैं इसके अलावा और भी एक चीज़ बता दूं कि आने वाले समय मतलब कि एग्ज़ाम PCS जो आ रहा है RO एक वन लाइनर लाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन तो बनाना बहुत समयाभाव इतना मुश्किल है, तो मैं वन लाइनर एक लाने की कोशिश करूँगा जिसमें कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको मैं आपके सामने करंट के रूप में रख सकूँ, ठीक है। तो ये रेगुलर वीडियो आने वाले हैं, इस पर आप लोग बने रहें, ये आपका पूरा रिवीजन होगा। साथ में ज़रूर एक बार पढ़ने की कोशिश करिए बुक को। अगर साथ में बुक पढ़ते रहेंगे तो समझिए आप डबल फ़ायदा होने, मैक्सिमाइज हो जाएगा हर चीज़, आपको इजी हो जाएगा इसको एग्ज़ाम में याद रखना कि क्या क्वेश्चन में, मतलब कि कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार पढ़ा तो है लेकिन क्या ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये आपको ध्यान नहीं रहता है। तो ध्यान कैसे रहेगा कि कम से कम आप इसको 3 टाइम्स जब तक नहीं पढ़ेंगे आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी कि क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए आपको 3 टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो मिनिमम 3 टाइम्स तो करना ही करना है। और उसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप वीडियो देखिए तुरंत उसी दिन या फिर शाम तक 2-4 घंटे गैप कर लें। ये सुबह रोज़ वीडियो आएगा 9 बजे के आसपास, या 8 बजे से 9 बजे के आसपास में ये अपलोड हो जाएगा डेली चैनल पे, ठीक है। तो आप इसको देखने के बाद तुरंत मूड नहीं है तो शाम तक इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें, उतना ही टॉपिक पढ़ लें जितना आपने वीडियो में देखा है।
तो आपको तुरंत आपका 2 टाइम वाला काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ठीक है, और सुबह 8 बजे का टाइम ठीक है कि नहीं ये भी आप लोग बता दीजिए, नहीं तो मैं टाइम भी आप लोगों के लिए चेंज कर सकता हूँ कि कौन से टाइम पे इसको अपलोड किया जाए, जिससे कि आप इजीली इसको देख सकें। ठीक है, मैं सुबह इसीलिए वैसे डाल रहा हूँ कि आप लोग दिन भर देखने के बाद अन्य जीएस वीएस की चीज़ें अपना पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस नाउ। और कोई भी सुझाव हो, कुछ भी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती हैं। और चैनल पे जो आए हैं पहली बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर किया करिए। थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम लोग कि जो कर रहे हैं उसमें कुछ सफलता हम लोग को, मतलब कि किसी को लाभ हो रहा है, कुछ लोग हमें देख रहे हैं, सराह रहे हैं हमारे प्रयासों को, तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस नाउ, टेक केयर।